जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। जेट परीक्षा की सिलेबस के इस पड़ाव में हम पहले एक क्लास लेकर के आपके बीच में हम आए हुए हैं। पहले सिलेबस में हम लोगों ने देखा कि ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने मोटा मोटी समझा है कि इसमें क्या क्या आपको चीजें पढ़ने के लिए दे रखा है सिलेबस में। आपको उसी सिलेबस को थोड़ा सा और खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए तो थोड़ा सा एक एक करके हम इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको पूरा विषय सूची दिख रहा होगा और यहां पे इकाई एक सामान्य जाति विज्ञान, सबसे पहला इकाई जो सबसे पहला यूनिट जो आपको दे रखा है वो जाति विज्ञान का दे रखा है। तो बता दें कि आज के सेशन में, आज के इस पूरे सिलेबस के सफर में हम लोग पहले इकाई जो आपकी नींव की तरह है, ये जो भाषा विज्ञान है, ये बता दें कि आपको आपकी पूरा ये नींव की तरह है। यह इकाई एकदम सामान्य जाति विज्ञान इसी पर आधारित है। इसमें आपको मानव समाज की जड़ों, उनकी संस्कृति और विशेष रूप से झारखंड के आदिवासी और सदान समुदाय के जीवन का, है ना, जीवन को गहराई से समझना होगा। फिर से हम बता देते हैं, सामान्य जाति विज्ञान में मुख्य रूप में इस पूरे इकाई में आपको पढ़ना क्या है, तो यहां पे आपको मानव समाज की जड़ों, उनकी संस्कृति और खास करके झारखंड के आदिवासी और सदान समुदायों के जीवन को गहराई से समझना होगा। सबसे पहले हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज समझते चलेंगे। जो पहला पॉइंट इसमें आपको दे रखा है पढ़ने के लिए वो है जाति विज्ञान की आधारभूत अवधारणा। जाति विज्ञान की आधारभूत अवधारणा, आधारभूत अवधारणा में क्या क्या आएगा? परिभाषा, स्वरूप, अध्ययन का उद्देश्य और उपयोगिता। जाति विज्ञान की परिभाषा, स्वरूप और अध्ययन का क्षेत्र या अध्ययन का उद्देश्य। तो आपको यह पढ़ना होगा कि अलग अलग विद्वानों ने जाति विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आपको देखने होंगे कि किस प्रकार से विद्वानों ने जो वो जाति विज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। साथ ही साथ यह भी जानना होगा कि यह एक विज्ञान है या कला है और इसकी प्रकृति कैसी है, इस पर ध्यान देना होगा, है ना। इसकी प्रकृति जो है वो कैसी है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अध्ययन का उद्देश्य और इसकी उपयोगिता। अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सवाल तो यही उठेगा कि हम मानव समाज का अध्ययन क्यों करते हैं और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसे समझना जरूरी है ना, कि हम मानव समाज का अध्ययन आखिर में क्यों करते हैं और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसे हमें जो वो समझना होगा। अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो इसमें मानव के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के पूरे दायरे को शामिल किया जाता है। जब हम अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें जो वो मानव के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के पूरे दायरे को शामिल किया जाता है इसमें। दूसरा यहां पे बात आती है कि मुख्य शाखाएं और अन्य विषयों से संबंध, है ना। जाति विज्ञान का शैक्षणिक विस्तार, इसमें से इसकी मुख्य शाखाएं, अध्ययन क्षेत्र और अन्य विषयों के साथ में अंतः संबंध। तो शाखाएं की बात करें तो जाति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जैसे कि शारीरिक जाति विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक जाति विज्ञान, पुरातात्विक विज्ञान और भाषाई जाति विज्ञान आदि के बारे में बुनियादी जानकारी आपको जुटानी होगी। अन्य विषयों से संबंध, है ना, अध्ययन अन्य विषयों के साथ में किस तरह से अंतः संबंध है। तो जाति विज्ञान का इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों के साथ में क्या रिश्ता है, इस पर हमें गौर करना होगा। आधुनिक प्रवृत्तियां और सामाजिक परिवर्तन,
आधुनिक प्रवृत्तियां और सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले यहां पे संस्कृति की अवधारणा, इसमें होने वाले परिवर्तन और आधुनिक रुझान, ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पे देखना है। आधुनिक प्रवृत्तियां की बात करें तो इस विषय में हो रहे नए शोध और अध्ययन के आधुनिक तरीकों को समझना होगा, जैसे कि क्रियात्मक अनुसंधान आदि। जैसे कई आधुनिक तरीकों से जो नए नए शोध और अध्ययन हो रहे हैं, उन तरीकों को आपको समझना होगा। यहां पे सामाजिक परिवर्तन, यानी सबसे पहले यहां पे संस्कृति की अवधारणा है कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की परिभाषा, इसके लक्षण और यह समाज को जो वो कैसे बांधती है, इसका अध्ययन करना है। सांस्कृतिक परिवर्तन, आपने देखा होगा कि समय के साथ में संस्कृति कैसे बदलती है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यह भी आपको समझना होगा। और पर संस्कृति ग्रहण जैसी प्रक्रियाएं कैसे काम करती है, यह जानना जो वो महत्वपूर्ण है। व्यवस्थागत संरचना, जनजातीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण। अगले पॉइंट में अगला जो टॉपिक आपको दे रखा है वो है समाज, अर्थ और धार्मिक व्यवस्था, है ना। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं समाज व्यवस्था की। तो जनजातीय समाज में परिवार किस प्रकार से है, नातेदारी, गोत्र और विवाह के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना होगा। अर्थव्यवस्था, आपको पता है कि आदिम समाजों में विनिमय, शिकार संग्रह और कृषि पर आधारित उनकी जो आर्थिक संरचना है, उन चीजों को समझना होगा। और जब हम धार्मिक व्यवस्था पे आते हैं तो यहां पे जनजातियों के टोटमवाद, जीववाद, जादू टोना और इनके देवी देवताओं की अवधारणा को आपको समझना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां से समझने होंगे। तो ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यहां से जब हम बात करते हैं इसके व्यवस्थागत संरचना की, कि जनजातीय समाज की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उसकी धार्मिक व्यवस्था कैसी है, इन सभी का विश्लेषण करने के लिए आपको यहां पे सिलेबस में दे रखा है। तो जब हम सिलेबस में बात करते हैं इस टॉपिक की, तो यहां पे ये सारी चीजें आपको ध्यान देने योग्य है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने होंगे, है ना। यहां पे एक एक करके हम सब चीज बता दिए। समाज व्यवस्था में जनजातीय समाज में परिवार, नातेदारी, गोत्र, विवाह आदि के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना है। अर्थव्यवस्था में देखना होगा कि इनकी समाज में विनिमय, शिकार संग्रह, कृषि आदि पर आधारित इनकी आर्थिक संरचना को समझना होगा। और धार्मिक व्यवस्था में जनजातियों के जो टोटमवाद है, जीववाद है, जादू टोना है और उनके देवी देवताओं की अवधारणा को पढ़ना होगा, है ना। अगले 5वें पॉइंट पे दे रखा है आधुनिकता का प्रभाव। यहां पे जनजातियों के विकास पर औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव, विकास का प्रभाव। आपने देखा होगा कि जब उद्योगों और शहरों के बढ़ने से किस प्रकार से जनजातीय जीवन पर क्या असर पड़ा है, इस पर विशेष ध्यान देना है ना। विकास का प्रभाव क्या होता है, नाम बोला जाता है कि यहां पे बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, आपको नौकरी दिए जाएंगे, आपके लाइफ जो वो चेंजेस हो जाएंगे, है ना, आपके जीवन में काफी बदलाव होगा। लेकिन होता क्या है, विस्थापन, अपनी जमीन से अलगाव और उनकी पारंपरिक जो पहचान है उस पर मंडराते खतरों के बारे में गहराई से हमें समझना होगा। यही तो चुनौतियां हैं यहां पे, कि विकास के नाम पर उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। तो विस्थापन का दर्द झेलना होता है, अपनी जमीन से उन्हें जो वो बेदखल कर दिया जाता है, अलगाव होना होता है, और उनकी जो पारंपरिक पहचान है, उनकी संस्कृति पर भी खतरा जो वो मंडराने लगते हैं। तो उनकी पारंपरिक पहचान पर जो मंडराते खतरे हैं,
है ना, खतरों के बारे में भी गहराई से समझना होगा। उसके बाद आता है आपका जाति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत। अब यहां पे जब जाति विज्ञान के कुछ प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं, जब हम सिलेबस पे आएंगे, जब हम लोग पढ़ाने के लिए शुरुआत करेंगे, तो यहां पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे सिद्धांतों का अध्ययन। इसमें उद्विकासवाद, विसरणवाद, प्रकार्यवाद और संरचनावाद जैसे प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ना होगा, जो बताते हैं कि समाज कैसे विकसित और संचालित होते हैं, है ना। ये इन सभी सिद्धांतों को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो पॉइंट दे रखा है वो है क्षेत्रीय अध्ययन। झारखंड और उसके पार्श्व प्रदेश के आदिवासी एवं सदान समुदायों का विस्तृत जाति वैज्ञानिक अध्ययन। आदिवासी समुदाय झारखंड की प्रमुख जनजातियों जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया आदि के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का गहन अध्ययन करना होगा। तो जब हम यहां पे आएंगे आदिवासी और सदान समुदाय, ये दो शब्द आपको दिख रहे हैं, एक आदिवासी और दूसरा है सदान। सदान कौन है ये आप भली भांति जानते हैं, हमें उम्मीद करते हैं कि ये सब बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जब हम लोग नोट्स में आएंगे तो एक एक करके सारी चीजें जो वो डिफाइंड होंगे, है ना, सारा चीज का डिफिनेशन होगा कि आदिवासी कौन है, सदान कौन है ना, सब चीज वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो आदिवासी समुदाय में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे झारखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें से हम कुछ प्रमुख जनजाति जैसे कि संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया आदि कई जनजातियां हैं, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का गहन अध्ययन हमें करना होगा। और जब हम सदान समुदाय की बात करते हैं, जो झारखंड के गैर जनजातीय मूलवासी हैं, उन्हीं को तो सदान कहा गया है, और उनके आदिवासी समुदायों के साथ में संबंधों को भी जो वो हमें समझना होगा। क्षेत्रीय विस्तार झारखंड के पड़ोसी राज्यों, है जो पार्श्व प्रदेश है, उनके जनजातीय जीवन की झलक भी इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। झारखंड और उसके पार्श्व प्रदेश, तो झारखंड के आदिवासी और सदान समुदाय की चर्चा तो करना ही है, साथ ही साथ इसके पार्श्व प्रदेश की भी जो आदिवासी और सदान हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो याद रखेंगे झारखंड के पड़ोसी राज्यों के जनजातीय जीवन की झलक भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इस सिलेबस का हिस्सा है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको इस इकाई को ध्यान में रखना है। जब आप इस इकाई को पढ़ेंगे तो एक चीज आपको महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखना है कि इस इकाई को पढ़ते समय आप झारखंड को केंद्र में रख करके अपनी तैयारी करेंगे, और तब क्या होगा, यह ज्यादा प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा जो वो यहां के स्थानीय समुदायों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी इस इकाई को पढ़िएगा तो आप झारखंड को केंद्र में रख करके अपनी तैयारी करेंगे। आगे हम लोग सारी चीजें एक एक करके हम लोग बात करेंगे, सब कुछ समझेंगे कि कैसे इसको जो वो हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि जो पहला इकाई है सामान्य जाति विज्ञान का, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर के इस पूरी इकाई में हमको पढ़ना क्या है ना। तो हम लोग पहले इकाई को समझ गए, अब हम लोग आते हैं दूसरी इकाई पे। दूसरी इकाई जिसका नाम है सामान्य भाषा विज्ञान, है ना। दूसरी इकाई में आइए तो अब हम लोग इकाई 2 सामान्य भाषा विज्ञान, इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। यह इकाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी भाषा या साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का एक आधार प्रदान करती है। इस इकाई में आपको भाषा की बनावट, उसके इतिहास और झारखंड की विशिष्ट भाषाओं के भाषाई ढांचे को समझना होगा, क्योंकि यहां पे ये सारी चीजें आपको यहां से समझनी ही होंगी। अब यहां पे पहला जो पॉइंट दे रखा है, पहला जो टॉपिक दे रखा है वो है भाषा विज्ञान का परिचय।
जब हम लोग बात करते हैं भाषा विज्ञान की परिचय की, तो यहां पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले परिभाषा, इसके क्षेत्र, प्रकार और अध्ययन के प्रमुख विभाग। भाषा और क्षेत्र, तो पहली इकाई में कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या देखा कि जो यहां के जनजातीय जो लोग हैं उनके जीवन पर आधारित चीजें हम लोग वहां पे देख रहे थे, और उसके पार्श्व प्रदेश के जनजातियों के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, है ना, वो सारी चीजें हम लोग वहां पे देख रहे थे। अब यहां पे आ रहे, तो यहां पे इसमें आपको यह पढ़ना है कि भाषा विज्ञान वास्तव में क्या है। उनकी भाषाओं पे हम लोग यहां पे बात करें कि इसमें आपको यह पढ़ना है कि भाषा विज्ञान वास्तव में क्या है। क्या यह केवल भाषाओं की सूची है या उनके पीछे के नियमों का विज्ञान है? इसके साथ ही इसके विभिन्न प्रकारों का और अध्ययन के क्षेत्रों को भी आपको समझना होगा। तो जब हम परिभाषा की बात करेंगे और इसके क्षेत्र की बात करेंगे, तो हम यहां पे दो चीज देखेंगे। सबसे पहले कि भाषा विज्ञान वास्तव में है क्या? क्या यह केवल भाषाओं की सूची है या उनके पीछे कोई नियमों का विज्ञान भी है? जुड़ा हुआ है ना भाषा विज्ञान, तो भाषा के साथ में विज्ञान जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इसके विभिन्न प्रकारों और अध्ययन के क्षेत्रों को भी हमें समझना होगा। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे आपको दे रखा है भाषा की उत्पत्ति और प्रकृति। भाषा की उत्पत्ति, है ना, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। मनुष्य ने बोलना कैसे शुरू किया, है ना, सबसे पहला सवाल यहां पे ये निकल करके आएगा जब हम लोग बात करेंगे भाषा की उत्पत्ति। आखिर में कोई मनुष्य ने बोलना शुरू किया तो कैसे शुरू किया? इसमें आपको दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, जिसको हम लोग बोओ थ्योरी भी कहते हैं, और संपर्क सिद्धांत जैसे प्रमुख मतों को भी आपको पढ़ना होगा। कुछ यहां पे हम लोग सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा की विशेषताएं, उसकी प्रकृति और इसकी उपयोगिता, है ना। तो भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें हम आपको बतला दिए। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि मनुष्य ने बोलना कैसे शुरू किया, जहां पर कुछ सिद्धांतों की चर्चा हम लोगों ने किया। दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, बोओ थ्योरी, संपर्क सिद्धांत जैसे प्रमुख मतों को भी पढ़ना होगा। अब है कि भाषा की प्रकृति और उसकी विशेषताएं, है ना, भाषा की प्रकृति और उसकी विशेषताएं। तो भाषा पैतृक संपत्ति है या अर्जित संपत्ति है? यह भी सवाल उठेगा कि भाषा जो वो किस प्रकार की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है या फिर अर्जित संपत्ति है। दूसरा सवाल यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यह अस्थिर है या परिवर्तनशील है। और भाषा के इन मूलभूत गुणों का अध्ययन यहां किया जाता है। भाषा के इन मूलभूत गुणों का अध्ययन हम लोग यहां पे करने वाले हैं। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम, जहां पे हम लोग भाषा विकास की प्रक्रिया, परिवर्तन के कारण और भाषा के विभिन्न रूप। परिवर्तन के कारण, अब देखिए जब भाषा का विकास हो रहा होगा तो उसमें कई सारे परिवर्तन आपको नजर आएंगे। स्वाभाविक है, समय के साथ में भाषा बदलती क्यों है, यह आपके मन में सवाल आता है ना, कि समय के साथ में भाषा बदलती क्यों है। इसके पीछे के आंतरिक कारण भी आपको समझना होगा। मुख सुख या तो फिर प्रयत्न लाघव, और बाह्य कारण भी होते हैं जैसे भौगोलिक या सामाजिक प्रभाव को गहराई से हमें जो वो समझना होगा, तब इन चीजों को हम लोग समझ पाएंगे।
और भाषा के विभिन्न रूप, यहां आपको सबसे पहले तो भाषा जो वो अलग अलग रूपों में बटा होता है, पहले तो वो छोटी मोटी बोली के रूप में होता है। एकदम समझिए कि इतना छोटा क्षेत्र में ये बोला जा रहा है, तो ये क्या हुआ, बोली कहलाया। लेकिन जैसे ये भाषा थोड़ा सा परिनिष्ठित हुआ, थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ, तो जो डायलेक्ट पहले बोला जाता था, यानी पहले जो बोली के रूप में था, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या हो गया, एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में बदल गया। लेकिन जैसे इसमें साहित्यिक रचनाएं और भी ज्यादा होने लगे और भाषा और भी ज्यादा समृद्ध हुआ, और भी क्षेत्र में ये बोला जाने लगा, तो वैसे ये राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेता है। और फिर जब ये पूरा और भी उस राष्ट्र के स्तर पर यह भाषा जो वो विकसित हो जाता है और पूरे लंबे चौड़े क्षेत्र में ये बोला जाने लगता है, तब जाकर के ये राष्ट्रभाषा का, जहां पे ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने लगता है, जब ये भाषा लगती है, तो ये भाषा जाकर के राष्ट्रभाषा का दर्जा ले लेता है ना। तो सबसे पहले ये बोली के रूप में था, बोली से ये क्या हुआ, परिनिष्ठित भाषा, है ना, परिनिष्ठित भाषा के रूप में दर्जा हुआ। उसके बाद में फिर ये राजभाषा का दर्जा लिया, राजभाषा, और राजभाषा के बाद में फिर ये राष्ट्रभाषा, है ना, राष्ट्रभाषा। तो इस प्रकार से यहां पे भाषा के विभिन्न रूपों को हमको समझना होगा। बोली, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच के अंतर को स्पष्ट करना होगा। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग भाषा विज्ञान के परिचय को समझ लिए, इसकी उत्पत्ति और प्रकृति समझ लिए, इसके विकास क्रम को समझ लिए। अब बात करते हैं भाषाओं का वर्गीकरण, है ना, भाषाओं का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है, एक पारिवारिक वर्गीकरण हो सकता है और एक आकृति मूलक वर्गीकरण हो सकता है। पारिवारिक और आकृति मूलक वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन। जब हम लोग पारिवारिक वर्गीकरण का बात करते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि खोरठा भाषा कौन भाषा परिवार के भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, पढ़ते हैं ना। तो ये पारिवारिक रूप में देख करके इसमें भाषा को उनके वंश के आधार पर बांटा जाता है। फिर से हम आपको बतलाते हैं, जब हम लोग पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं भाषाओं का, तो इसमें भाषाओं को उनके वंश के आधार पर बांटा जाता है। जैसे भारोपीय परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, जैसे करके हम लोग चीजों को बांट करके पढ़ते हैं। और एक होता है आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण, यहां पे क्या हो गया, यह भाषा की व्याकरणिक संरचना पर आधारित है ना, यह भाषा की व्याकरणिक संरचना पर आधारित है। जैसे अयोगात्मक और योगात्मक, यहां पे हम लोग दो रूपों में इसको बात करके देखते हैं, एक अयोगात्मक और एक योगात्मक भाषाएं, है ना। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे, टॉपिक पे आएंगे, तो सारी चीजें आपके और भी ज्यादा स्पष्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, चीजें खुल करके निकलता चला जाएगा, और जैसे पूरा क्लास कंप्लीट होगा, जब हम आपको एमसीक्यू देंगे, तो आप भरोसा रखिए कि चीजों को इतने अच्छे से आप समझ लेंगे कि आपको कहीं भी थोड़ी सी भी कोई कठिनाई का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आता है आपका भाषा विज्ञान के विविध आयाम, है ना, भाषा विज्ञान के विविध आयाम। विविध आयाम, इसको हम कह सकते हैं भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कह सकते हैं। इस खंड में आपको भाषा के तकनीकी ढांचे जो है उसको आपको समझना होगा, जो मुख्य रूप में 6 स्तरों पर आपको पढ़ना है। सबसे पहले ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान जिसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, आवाजों या वर्णों का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है यहां पे, है ना, आवाजों या वर्णों का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, वही कहलाया ध्वनि विज्ञान।
फिर है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान में आपको शब्दों और पदों की रचना का अध्ययन करना है ना। यहां पे रूप विज्ञान में शब्द में, है ना, शब्द प्लस पद, है ना, इन दोनों के बीच के रचना का अध्ययन करना है। तीसरा आपका आता है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान में हम लोग शब्दों का अर्थ और उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करते हैं। सिमेंटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। रूप विज्ञान क्या हो गया? रूप विज्ञान हो गया मॉर्फोलॉजी। उसके बाद दे रखा है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान ये वाक्यों के गठन के नियमों का अध्ययन करना होता है यहां पे, जिसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो वाक्यों के गठन के नियमों का अध्ययन हम लोग यहां पे करेंगे वाक्य विज्ञान में। फिर है लिपि विज्ञान, पैलियोग्राफी या तो फिर ऑर्थोग्राफी। लिखने के ढंग और लिपियों का इतिहास, है ना। लिखने का ढंग, हम लोग किसी भी भाषा को किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। तो यहां पे हम लोग मूल रूप से इन चीजों को हम लोग समझेंगे यहां पे लिपि विज्ञान पे। और आखिरी में आपका आता है, छठा में आता है आपका कोश विज्ञान, लेक्सिकोग्राफी। डिक्शनरी बनाने की तकनीक और शब्दकोश का जो ढांचा आया है वो यहां से आया है ना, जिसको हम लोग कोश विज्ञान भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पांचवें टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ लिए। भाषा विज्ञान का परिचय, इसमें परिभाषा, क्षेत्र, इसके प्रकार, इसके अध्ययन के प्रमुख विभाग हम लोग देख लिए। भाषा की उत्पत्ति और प्रकृति को समझ लिए। भाषा का विकास क्रम में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। इसके वर्गीकरण को हम लोग समझ लिए, है ना, कि भाषा का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण, दो तरीके से वर्गीकरण हम लोग यहां पे कर सकते हैं। फिर भाषा के कुछ प्रमुख अंगों को हम लोगों ने देखा, है ना, जो कि अध्ययन के विभागों को हम लोगों ने समझा, जिसको हम लोग 6 स्तरों पे हम लोग यहां पे बात करेंगे। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान और कोश विज्ञान। अब हम लोग बात करते हैं भाषाई सिद्धांत की, है ना, भाषाई सिद्धांत की। यहां पे भाषा विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर क्षेत्रीय भाषाई अध्ययन, झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण। झारखंड के संदर्भ में, है ना, जब भी हम लोग क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का भाषाई अध्ययन की बात करते हैं तो पहले हम लोग झारखंड के संदर्भ में जब बात करेंगे तो यह भाग आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें झारखंड और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी राज्यों की जनजातीय, जैसे कि संताली, मुंडारी, कुड़ू, खो, और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, जिसको हम लोग सदानी भाषा भी कहते हैं, है ना, कि व्याकरणिक और भाषाई ढांचे का अध्ययन करना है। समझ में आया? जब हम लोग भाषाई अध्ययन की बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाई अध्ययन, पहले तो यहां पे कुछ सिद्धांतों की हम लोग चर्चा करेंगे, यहां पे उन सिद्धांतों को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे इन चीजों पे, है ना। तो यहां पे जब हम लोग क्षेत्रीय भाषा अध्ययन की बात करते हैं तो झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों की जनजातीय जैसे कि संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो, और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया के व्याकरणिक और भाषाई ढांचे का अध्ययन करना है। अध्ययन परंपरा, अध्ययन की परंपरा भी हम लोग यहां पे देखेंगे। उसके बाद में वर्तमान परिदृश्य को भी हम लोग समझेंगे। तो अध्ययन परंपरा जब हम लोग की बात करते हैं तो इन भाषाओं पर अब तक क्या शोध हुए हैं और किस तरह से भाषाई काम जैसे व्याकरण या शब्दकोश पहले किए जा चुके हैं, इनकी जानकारी हमें रखनी होगी। तो जब हम अध्ययन परंपरा की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि अब तक जो वो इन भाषाओं पर क्या शोध हुआ है,
और किस तरह से भाषाई काम हुए हैं, जैसे कि व्याकरण और शब्दकोश पर कितना काम हुआ है, ये पहले कितने किए जा चुके हैं, इसकी जानकारी हमें रखनी होगी। अब आता है आपका वर्तमान परिदृश्य, है ना। वर्तमान परिदृश्य यानी भाषाओं की वर्तमान समस्याएं, उनके समाधान की दिशाएं, और ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, ये आपको समझना होगा कि वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां और समाधान है। तो सबसे पहले तो वर्तमान समस्याओं की बात करते हैं। जनजातीय भाषाओं के लुप्त होने का खतरा है। पहला, सबसे पहले तो वर्तमान समस्याएं यही है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे इसके लुप्त होने की एक खतरा दिख रहा है कि जनजातीय भाषाएं जो वो धीरे धीरे लुप्त होने का एक खतरा है। लिपियों का विवाद, है ना, लिपि का विवाद आपने देखा है, या फिर शिक्षा में उनके प्रयोग की चुनौतियां, शिक्षा में उनके किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, इसकी भी चुनौतियां आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पारस्परिक संबंध और प्रभाव, पारस्परिक संबंध और उसके प्रभाव, जब हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संथाली का मुंडारी पर क्या प्रभाव है, या क्षेत्रीय भाषाओं जो है सदानों की जो भाषा है और जनजातीय भाषाओं ने एक दूसरे से कौन से शब्द जो वो, या तो फिर व्याकरणिक गुण जो वो उधार लिए एक दूसरे से, इसका भी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन यहां पर करना है। तो हम लोग हर एक दूसरे को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे से जो वो अंतर संबंध रखता है, कि संथाली का मुंडारी पर क्या प्रभाव है, या जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं सदानी भाषा जैसे कि खुरठा, है ना, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सभी जो वो कैसे जनजातीय भाषाओं ने एक दूसरे से कौन कौन से शब्द हैं या व्याकरणिक गुण हैं एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, या एक दूसरे से कह सकते हैं कि उधार लिए हैं, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब भी इस इकाई को आप पढ़िएगा तो क्या ध्यान रखना होगा, तो इस इकाई को पढ़ते समय ध्वनि विज्ञान और रूप विज्ञान जैसे तकनीकी विषयों को उदाहरण के साथ आपको समझना होगा, और हम लोग उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। खास करके जब हम लोग पारिवारिक वर्गीकरण पढ़ेंगे तो झारखंड की भाषाओं को उनके सही भाषा परिवार जैसे मुंडा भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार के साथ में जोड़ करके हम लोग याद रखेंगे, है ना, जहां पे चीजें हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां पे दिया है ना तुलनात्मक अध्ययन, कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के बीच पारस्परिक संबंध और एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को हम लोग यहां पे सीखेंगे, देखेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे इकाई की। तीसरा इकाई जो आपको पढ़ने के लिए दे रखा है वो है भारतीय साहित्य, है ना। तीसरा इकाई जो है वो आपको पढ़ने के लिए दे रखा है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य का ऐसे क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत विशाल है, क्योंकि इसमें आपको प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के भारतीय चिंतन और लेखन की पूरी यात्रा को समझना है। यह इकाई आपको यह भी बताएगा कि भारतीय साहित्य की जड़ें जो है वो कहां है और वह समय के साथ में कैसे विकसित हुआ, इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस इकाई में मिल जाएंगे। सबसे पहले इस इकाई में दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, वो है प्राचीन भारतीय साहित्य। प्राचीन भारतीय साहित्य की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हम लोग वैदिक और पौराणिक साहित्य की बात करते हैं, है ना, वैदिक और पौराणिक। इसमें आपको वेदों, पुराणों और उपनिषदों के बुनियादी दर्शन आपको और उनकी रचना के बारे में पढ़ना है ना।
वेद पुराण उपनिषद, ये ग्रंथ जो वो भारतीय साहित्य का सबसे पुराना स्रोत माना जाता है। ये ग्रंथ जो है वो भारतीय साहित्य के सबसे पुराने स्रोत हैं। और जब हम महाकाव्य की बात करते हैं तो यहां पे आपको रामायण और महाभारत जैसे, है ना, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की कथा वस्तु और उनके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना होगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले पॉइंट पे आपको दे रखा है भारतीय साहित्य में प्राचीन भारतीय साहित्य, जहां पे वेद पुराण उपनिषद महाकाव्य का सामान्य परिचय हम लोग देखने वाले हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे धार्मिक एवं क्षेत्रीय साहित्य। धार्मिक साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य, ये दोनों को हम लोग अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं धार्मिक साहित्य की, यहां पे जैन और बौद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाओं और उनकी भाषाओं जैसे कि पाली प्राकृत आदि को हमें समझना जरूरी है, तभी हम इन चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। तो ये दोनों जो है ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा, जैन और बौद्ध साहित्य। और जैसे हम लोग बात करते हैं बंगला उड़िया, है ना, ये जो है वो क्षेत्रीय प्रभाव दिखाता है क्षेत्रीय साहित्य के रूप में, है ना, धार्मिक और क्षेत्रीय साहित्य। तो धार्मिक में हम लोग जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य देखेंगे। और जब हम लोग बंगला और उड़िया साहित्य का परिचय हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो बंगला और उड़िया साहित्य के शुरुआती स्वरूप और उनके विकास की प्रारंभिक जानकारी जो है वो भी इस खंड का हिस्सा है ना। तो यहां पे हम लोग बंगला और उड़िया साहित्य को भी हम लोग यहां पे देखेंगे। फिर तीसरे पॉइंट पे आपको दे रखा है आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य। आदिकालीन और मध्यकालीन साहित्य, यहां पे दो नाम आपको दिख रहा है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय। अब देखिए, सिद्ध और नाथ साहित्य यह हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उदय का काल है। यह जो काल जो चल रहा है, जिस काल की हम लोग बात कर रहे हैं, आदिकालीन और मध्यकालीन साहित्य, तो यहां पे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उदय का काल है। यहां पे आपको सिद्धों जिसमें 84 सिद्ध हैं और नाथों जिसमें 9 नाथ की हम लोग बात करते हैं, इसकी साधना पद्धति और उनके साहित्य की भाषा को समझना होगा हमें, और इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां, इस दौर में साहित्य किस तरह धर्म और समाज से जुड़ा हुआ था, इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, है ना। इस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी आपको समझना होगा कि इस दौर में साहित्य जो वो किस तरह से धर्म और समाज से जुड़ा हुआ था, इस पर हम लोग जो वो विशेष ध्यान देंगे। फिर आपका आता है चौथा पॉइंट, जहां पे आपको दे रखा है चौथे टॉपिक पे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, और यहीं पे है रीतिकालीन साहित्य। पहले हम लोग भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, फिर हम लोग आएंगे रीतिकालीन साहित्यों पे। जब भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो यहां पे अलवार संत, सगुण निर्गुण भक्ति धारा, राम मार्गी कृष्ण मार्गी शाखा और सूफी संतों के प्रमुख कवि एवं काव्य की चर्चा हम लोग करते हैं। भक्ति धारा यह भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें आपको अलवार संतों, सगुण भक्ति में क्या हो गया, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। सवाल पूछा जा सकता है कि राम मार्गी और कृष्ण मार्गी जो वो इसमें से किस प्रकार की भक्ति है, सगुण भक्ति है या निर्गुण भक्ति है। तो याद रखेंगे सगुण भक्ति में आ जाता है राम मार्गी और कृष्ण मार्गी शाखा, ये जो है वो सगुण के अंतर्गत आ गया, है ना, सगुण भक्ति के अंतर्गत। और जब हम लोग बात करते हैं प्रेमाश्रयी या सूफी के बारे में, निर्गुण भक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, सूफी संतों के प्रमुख कवि और काव्यों, यहां पे निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी को ही सूफी, यहीं पे हम लोग सूफी संतों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं।
तो ये जो है वो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत रखा गया है ना। इसके बारे में भी हमें जो वो पढ़ना है। कुछ प्रमुख कवि की चर्चा यहां पे की गई है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास और जैसी जैसे कवियों की प्रमुख कृतियों का अध्ययन करना होगा। और फिर है रीतिकालीन साहित्य, इस काल के प्रमुख कवि और इनके काव्य का अध्ययन। तो रीतिकालीन काव्य, इस काल के कवियों ने अलंकार और श्रृंगार आदि पर ज्यादा जोर दिया है। यहां आपको दरबारी संस्कृति और काव्य शिल्प के बारे में जानकारी जो वो लेनी होगी मुख्य रूप में, है ना। तो ये भी आपको रीतिकालीन साहित्य भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है आधुनिक भारतीय साहित्य के वाद। आधुनिक भारतीय साहित्य के प्रमुख वाद। आधुनिक काल में विचारों का बड़ा बदलाव आया। आपको इन चार प्रमुख प्रवृत्तियों से आपको समझना होगा सारी चीजों को, जैसे कि रहस्यवाद और छायावाद। रहस्यवाद और छायावाद, जहां प्रकृति और ईश्वर के बीच के सूक्ष्म संबंधों को दिखाया गया, है ना। रहस्यवाद और छायावाद जब हम लोग यहां पे बात करते हैं, यहां पे चार प्रवृत्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो जब हम लोग रहस्यवाद और छायावाद की बात करते हैं तो यहां पे प्रकृति और ईश्वर के बीच के सूक्ष्म संबंधों को दिखाया गया है, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी के काव्यों की चर्चा आप देख पाएंगे। और जब हम आते हैं प्रगतिवाद पे, है ना, प्रगतिवाद जो समाज के शोषित वर्ग और आर्थिक समानता की बात करता है। जब हम प्रगतिवाद की बात करते हैं तो यहां पे समाज के शोषित वर्ग और आर्थिक समानता की बात करता है, ये प्रगतिवाद हो गया। और जब हम लोग बात करते हैं प्रयोगवाद की, तो यहां पे साहित्य में नए प्रयोगों और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ज्यादा जोर दिया गया। तो जहां पर साहित्य में नए प्रयोगों और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर जोर दिया गया, उसी को हम लोगों ने प्रयोगवाद कहा है। क्लियर हो गया। तो ये आधुनिक साहित्य के प्रवृत्तियों को आपको समझने के लिए ये चार प्रवृत्तियों में हम लोगों ने चीजों को हम लोगों ने समझा, है ना। रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इसको हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग गहराई से समझेंगे एक एक करके हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है गद्य पद्य विकास। गद्य और पद्य का विकास, एक स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पूर्व का साहित्य, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, उसके पूर्व का जो साहित्य था, तो अंग्रेजों के समय में साहित्य ने कैसे राष्ट्रवाद और आजादी की अलख जगाई, इसे हमें जो वो यहां पे पढ़ना है। स्वतंत्रता के पूर्व के साहित्यों में आप देखेंगे। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद के साहित्य को जब आप देखेंगे, 1947 के बाद के साहित्य को जब आप देखेंगे, तो वहां पे क्या है कि आम आदमी का संघर्ष आपको दिखेगा, मोहभंग और नए भारत की आकांक्षाओं को कैसे दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हमें करना है ना। तो एक है स्वतंत्रता पूर्व और एक है स्वातंत्र्योत्तर काल में साहित्य का विकास। तो स्वतंत्रता के पूर्व का जो साहित्य का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, तो अंग्रेजों के समय में साहित्य ने कैसे जो वो राष्ट्रवाद और आजादी की अलख जगाई, ये आप देख पाएंगे स्वतंत्रता के पूर्व के साहित्यों में, है ना, इसके विकास के समय में। और जब हम स्वतंत्रता की बाद की चर्चा करते हैं, 1947 के बाद के साहित्यों की चर्चा करते हैं, तो यहां पे आम आदमी का संघर्ष आपको दिखेगा, मोहभंग दिखेगा, नए भारत की आकांक्षाओं को कैसे दर्शाया गया है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग यहां पे करेंगे। प्रमुख कवि, लेखक और उनकी कृतियां। तो लेखक और कृतियां, प्रमुख कवि और लेखकों की कालजयी जो रचनाएं हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानी
और कविता संग्रह की सूची जो वो आपको तैयार करनी होगी। अब देखिए यहां पे जब दे रखा है ना कि प्रमुख कवि लेखक और उनकी कृतियां, तो यहां पे कुछ नहीं करना होगा, मोटा मोटी आपको एक पूरा डाटा आपके पास में होना चाहिए, है ना, एकदम पूरा डाटा होना चाहिए। वही चीजों को आपको रट करके जाना होगा जो आपसे सवाल में पूछ लिया जाएगा। अब थोड़ा सा हम आपको बताते कि इस इकाई को जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या ध्यान में रखना होगा। तो इस इकाई को पढ़ते समय एक टाइमलाइन आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे जैसे आप प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साहित्य का जो विषय है वो ईश्वर से हट करके आम आदमी की ओर आता गया है। पहले क्या था कि ईश्वर पर, है ना, ईश्वर के करीब आपको बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं दिखेंगे, उसका जो विषय दिखेगा वो ईश्वर के से ज्यादा करीब दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल की ओर आएंगे तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि साहित्य का जो विषय है वो अब ईश्वर से हट करके आम आदमी की ओर आता गया है। और यही बदलाव जो है इस इकाई की जो वो मुख्य समझ है ना। अगर इस इकाई को अगर अच्छे से आपको समझना है, इस भारतीय साहित्य को अच्छे से समझना है, तो ये टाइमलाइन आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले इकाई की, इकाई 4। इकाई 4 जहां पे हमें पढ़ना है साहित्य सिद्धांत। साहित्य सिद्धांत आपको साहित्य के शिल्प और उसकी आत्मा से परिचित ये कराती है इकाई। अब जहां पर पिछली इकाइयों में आप लोगों ने इतिहास और भाषा के ढांचे को समझा, है ना। हम लोगों ने पिछली इकाई में देखा कि वहां पे इतिहास और भाषा के ढांचों को हम लोगों ने समझ लिया है। तो वही यह इकाई जो है वो आपको यह बतलाती है कि कोई रचना जो वो साहित्य कैसे बनती है, और इसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों सिद्धांतों का समावेश किस प्रकार से है, ये हम लोग इस इकाई में समझने वाले हैं, साहित्य सिद्धांत की इस इकाई में। यहां पे सबसे पहले दे रखा है साहित्य का तात्विक स्वरूप। साहित्य का तात्विक स्वरूप, जहां पे हम लोग सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, साहित्य के हेतु, प्रयोजन और तत्व। ये 3 शब्द है, आपको ये तीनों शब्द भी आपको समझना होगा। हेतु, प्रयोजन और तत्व, ये क्या है। चलिए इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा पहले देख क्या है परिभाषा, और इसकी विशेषताओं पे बात करते हैं। जब हम लोग साहित्य की आधारभूत अवधारणा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए साहित्य है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा में कि साहित्य क्या है और यह अन्य प्रकार के लेखन से कैसे अलग है। नहीं बोले, अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा किए कि यहां पे इस इकाई में आपको यह बताती कि कोई रचना जो वो साहित्य कैसे बनती है। तो साहित्य क्या है और यह अन्य प्रकार के लेखन से कैसे अलग है, इसकी जानकारी आपको यहां पे लेनी होगी। आइए थोड़ा सा इस 3 शब्द की बात हम लोग करते हैं। पहला है हेतु। हेतु, प्रयोजन और तत्व। जब हम लोग बात करते हैं हेतु, यानी साहित्य की रचना क्यों की जाती है, तो ये हेतु से हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं इसमें बात आता है कि साहित्य की रचना क्यों की जाती है। प्रयोजन, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी रचना के उद्देश्य क्या है। साहित्य की रचना के कुछ तो उद्देश्य होंगे, तो ये प्रयोजन की बात करता है। और एक सफल रचना के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, इनका अध्ययन हमें जो वो करना है ना। तो ये 3 चीजों की हमें जो वो चर्चा हम लोग यहां पे करेंगे। सबसे पहले कि साहित्य की रचना क्यों की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, और एक सफल रचना के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं,
इन सभी का अध्ययन हमें करना है। दृष्टिकोण, साहित्य को देखने का भारतीय और पाश्चात्य नजरिया। अब देखिए, साहित्य को देखने का भारतीय और पाश्चात्य नजरिया, दो दृष्टिकोण से साहित्य को परखने के लिए भारतीय आचार्यों, जब हम भारतीय आचार्यों की बात करते हैं तो वहां पे भरत मुनि, भामह जैसे विद्वानों की चर्चा करते हैं, और जब हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करते हैं तो वहां पे अरस्तु, प्लेटो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन हमें करना होगा। तो इन दोनों दृष्टिकोण से हमें समझना होगा, है ना। साहित्य को परखने के लिए इन दोनों, एक भारतीय परिदृश्य से हमें समझना होगा। तो पहला है भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण। ये दोनों तरह से, भारतीय आचार्यों में हम लोग कुछ विद्वानों, चर्चित और प्रमुख विद्वानों की चर्चा हम लोग करेंगे, और जब पाश्चात्य विद्वानों की बात करेंगे तो वहां पे भी कुछ प्रमुख विद्वानों की हम लोग चर्चा करेंगे, और इनके विचारों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग यहां पे करेंगे, है ना। अगले पॉइंट पे आपको दे रखा है साहित्य की विधाएं, साहित्य के विविध रूप और विधाएं। तो जब हम लोग बात करते हैं साहित्य के विविध रूप और विधाओं की, तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोग देखेंगे काव्य के रूप। काव्य के रूप में गीत, कविता, है ना, खंड काव्य और महाकाव्य के बीच के संरचनात्मक अंतर को हमें समझना होगा। तो काव्य के रूप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन चीजों को, है ना, गीत, काव्य, गीत, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, इन सभी के बीच के संरचनात्मक अंतर को हमें समझना है। और जब हम लोग बात करते हैं गद्य विधाओं की, तो यहां पे हम लोग कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध के स्वरूप का अध्ययन करना है। यहीं पे हम लोग कुछ लघु विधाओं की चर्चा करेंगे, है ना, जिसको हम लोग कथेतर विधाएं भी कहते हैं। लघु विधाओं में हम लोग देखेंगे एकांकी, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र और शब्द चित्र जैसी विधाओं के रचना विधान को हमें जो वो पढ़ना है यहां पे, है ना। निबंध, एकांकी, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण आदि के विधानों की चर्चा करनी है। फिर यहीं पे आपको दे रखा है समीक्षा और आलोचना, है ना, आलोचना और समीक्षा। तो समीक्षा एवं आलोचना के स्वरूप और उनके रचना विधान का अध्ययन करना है। किसी रचना का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ना, यहां पे हम लोग देखेंगे कि किसी रचना का मूल्यांकन जो वो कैसे किया जाता है और समालोचना के स्वरूप क्या होते हैं, इसकी समझ जो वो विकसित हमें करनी होगी, तब ये सारी चीजें हमें जो वो आसानी से समझ में आएंगी। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की। भारतीय काव्य शास्त्र, देखिए थोड़ा सा हम आपको बतला देते हैं कि ये जो इकाई है वो बड़ा कठिन इकाई है। अगर पूरे सिलेबस में अगर बात करें कि सबसे कठिन अगर कोई यूनिट है, तो वो सबसे टफ यूनिट जो है वो आपका चौथा इकाई है। इसे समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं, यह तकनीकी पक्ष है, थोड़ा सा आपको यहां पे मेहनत करना होगा। यह इस इकाई का सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा कठिन हिस्सा है। इसमें आपको काव्य के आंतरिक सौंदर्य को समझना होगा। सबसे पहले शब्द शक्ति, शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से शब्दों के अर्थ को समझना होगा। रस निरूपण, रस निरूपण और साधारणीकरण, रस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और पाठक या दर्शक कैसे उस रस से जुड़ता है, यह साधारणीकरण है ना। इसका अध्ययन जो वो हमें करना है। क्लियर हो गया। काव्य गुण और दोष, उसके बाद में आपको दे रखा है काव्य गुण और काव्य दोष। अब देखिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण और उसमें आने वाली कमियों की पहचान करना होगा।
काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले उसमें क्या क्या गुण है और उसमें आने वाली कमियों यानी दोषों की चर्चा हमें जो उसकी पहचान हमें करना होगा। उसके बाद फिर आता है आपका अलंकार और छंद का ज्ञान। पहले दे रखा है अलंकार शास्त्र। अलंकार शास्त्र, अलंकार तो आप जानते हैं कि ये रत्न का आभूषण होता है, आभूषण इसका कहलाता ही है। भाषा को सुंदर बनाने वाले अलंकारों को उदाहरण सहित हमें जो वो समझना होगा। जब हम लोग अलंकार पढ़ेंगे तो यहां पे इसे हम लोग उदाहरण के साथ जब पढ़ेंगे तो ये और भी ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। यहां पे कुछ अलंकार के नाम दे रखे हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे प्रमुख अलंकारों का ज्ञान हमें अर्जित करना है। इसे हम लोग दो खंडों में बांटेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसको हम लोग बांट करके चीजों को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है छंद शास्त्र। छंद यानी लय और गति। छंद क्या बात करता है? लय और गति की। कविताओं को लयबद्ध करने वाले छंदों का अध्ययन करना है। कविताओं को लयबद्ध करने वाले छंदों का अध्ययन करना है। आपको मुख्य रूप से दोहा, चौपाई, है ना, यहां पे मुख्य रूप से दोहा, चौपाई, सवैया, मालिनी और मंदाक्रांता छंदों का जो मात्रा है और उनके वर्णों की गणना है, इसे आपको सीखनी होंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको यहां पे सिलेबस में दे रखा है। जब हम लोग इस इकाई को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस इकाई को पढ़ते समय आपको रटने के बजाय उदाहरण से आपको समझना होगा। कोई भी टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे कि आप उपमा अलंकार को पढ़ रहे हैं तो उसका एक प्रसिद्ध उदाहरण आपको साथ में याद रखना है। इसी तरह से जब रस के अस्थाई भावों की एक तालिका बना लेंगे हम लोग, जो आपको परीक्षा में त्वरित उत्तर देने में आपको मदद करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इकाई 5 पे। 5वीं इकाई की बात करते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य। यह इकाई जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य। दरअसल यह इकाई अगर बात करें ना, सच में तो ये झारखंड की माटी की जो खुशबू है और यहां की जो मौखिक परंपरा है उससे जोड़ने का काम करता है, वो है ये इकाई 5वां इकाई। आपको झारखंड की माटी का जो वास्तविक सुगंध और यहां की जो मौखिक परंपरा है, ये आपको इसकी झलक जो वो आपको इस इकाई में देखने को मिलेगा। और यह इकाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का अधिकांश साहित्य जो वो लिखित होने से पहले सदियों तक ये मौखिक रूप से जीवित रहा है ना। लिखित रूप में तो ये बाद में आया, लेकिन उसके पहले जो है ये सदियों तक, ना जाने कितने सालों तक ये मौखिक रूप से जीवित रहा है। तो सबसे पहले यहां पे दे रखा है लोक साहित्य की अवधारणा। तो सबसे पहले तो लोक साहित्य की आधारभूत समझ हमें विकसित करने होंगे। अवधारणा और परिभाषा। सबसे पहले तो परिभाषा में देखना होगा कि लोक साहित्य क्या है और यह सामान्य साहित्य से कैसे अलग है ना। लोक साहित्य जो है वो सामान्य साहित्य से कैसे अलग है, इसमें आपको यह पढ़ना होगा कि लोक साहित्य, लोक मतलब हो गया जनता, आमजन, तो उसकी किस प्रकार से उसकी जो वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, ये हमें जो वो यहां पे देखना है ना। इसके विशेषताएं, महत्व, इसकी विशेषताएं और अध्ययन की परंपरा। तो जब अध्ययन की परंपरा और वर्गीकरण की बात करते हैं
तो वर्गीकरण हम लोग इसको आगे बात करेंगे। पहले हम लोग इसे समझते हैं अध्ययन परंपरा की। तो लोक साहित्य के अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई और इसे किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यह भी आपको समझना होगा। अब देखिए, वर्गीकृत अलग अलग आधारों पर किया जा सकता है। विधा के आधार पर किया जा सकता है, विषय के आधार पर किया जा सकता है, कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो सारी चीजों को हम लोग, इसकी जानकारी हम लोग जो वो लेंगे और सब चीजों को हम लोग समेटते हुए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य की विशेषताएं और क्या महत्व है इसकी। तो विशेषताओं में सबसे पहले तो देखिए कि ये मौखिक प्रकृति है ना, मौखिक रूप में होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, इसके रचनाकार अज्ञात होते हैं और सामुदायिक भावना जैसी विशेषताओं को हमें जो वो समझना है यहां पे, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखते हैं। लोक साहित्य की प्रमुख विधाएं। अब विधाओं के पहले यहां पे है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम पहले बता दिए कि विभिन्न श्रेणियों और आधारों पर लोक साहित्य का विभाजन किया गया है ना। यहां पे इन सारी चीजों का वर्गीकरण हम लोगों ने दो आधार पे हम लोग यहां पे मुख्य रूप में बात किए, एक विधा के आधार पे और एक विषय के आधार पे। सबसे पहले तो इसे हम लोग विधा के आधार पे वर्गीकरण करते हैं और फिर इसे विषय के आधार पे भी बात करते हैं। जब हम लोग लोकगीत पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा संस्कार गीत। संस्कार गीत में भी कई अलग अलग रूपों में यह बटा हुआ होता है। छठियारी जन्म के समय में जो संस्कार गीत गाए जाते हैं वो छठियारी गीत हो गया। सहियारी, जब दोस्ती यारी के समय में गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं वो सहियारी गीत कहलाते हैं। और विवाह संस्कार के समय जो गाए जाने वाले गीत हैं वो विवाह गीत, बिहा गीत जिसको हम लोग कहते हैं। तो विषय के आधार पे भी वर्गीकरण होता है और विधा के आधार पे भी वर्गीकरण, दोनों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे अलग अलग रूप में। इसको वर्गीकरण करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। लोक विधाएं। तो विधाओं में इस खंड में आपको क्या है कि लोक अभिव्यक्ति के 5 बड़े रूपों का अध्ययन करना होता है। जब लोक विधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले से मुख्य रूप में 5 विधाओं में से जो वो बांटा गया है। सबसे पहले आता है लोकगीत। अब लोकगीत में बहुत सारे गीत हो सकते हैं। जन्म से संस्कार से संबंधित गीत हो सकते हैं, और ऋतु गीत हो सकते हैं, पर्व त्योहार संबंधी गीत हो सकते हैं, है ना। और उसके बाद में कार्य करते समय, काम धाम करते समय श्रम गीत जिसको हम लोग बोलते हैं, बाल गीत भी होता है। तो लोकगीत में हम लोग पढ़ेंगे तो कई सारे गीतों की चर्चा हम लोग करेंगे यहां पे। जन्म, विवाह, खेती और त्योहारों के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह और उनके प्रकार भी हम लोग देखेंगे। दूसरा इसमें आता है वो है लोक कथा। किस प्रकार से मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही कहानियां जो वो, जिनमें अक्सर लोक विश्वास और नैतिकता छिपी हुई होती है, ये हम लोग देखते हैं लोक कथा में। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है लोकगाथा। लोकगाथा यहां पे किसी वीर पुरुष या ऐतिहासिक घटना का काव्यात्मक वर्णन होता है ना। जैसे कि वीर गाथाएं होती है उसी प्रकार से इसमें होता है। हालांकि यहां से सवाल लोक गाथा से बहुत कम सवाल पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोकगीत, लोक कथा। लेकिन हम लोगों को पढ़ना तो सब कुछ है ना, पढ़ेंगे तो हम लोग सब कुछ। उसके बाद में है लोकनाट्य। लोकनाट्य यानी स्थानीय लोक नाटकों का स्वरूप और उनके प्रदर्शन के तरीके को हम लोग सीखेंगे। और फिर आता है लोक नृत्य। नृत्य की विभिन्न शैलियां और उनके साथ जुड़े हुए सांस्कृतिक संदर्भों को हम लोग समझेंगे। फिर आता है आपका प्रकरण साहित्य, है ना। प्रकरण साहित्य में
यह लोक साहित्य का वह हिस्सा है जो छोटा भले है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है, जहां पे हम लोग लोकोक्तियां और मुहावरे, जो समाज के अनुभवों का निचोड़ जो कहावतों के रूप में प्रचलित है, पहेलियां, ये लोक बुद्धि की परीक्षा लेने वाले काव्यात्मक सवाल होते हैं, है ना, कि आपकी बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, ये काव्यात्मक सवाल होता है। और मंत्र और उनकी विशेषताएं, मंत्र क्या है? मंत्र और उनकी विशेषताएं, जनजातीय समाज में प्रचलित मंत्र, उनके प्रयोग और उनकी विशिष्ट भाषाई बनावट जो है, इसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है आपका लोक साहित्य बनाम शिष्ट साहित्य, तुलनात्मक विश्लेषण कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है। अंतर का आधार हम लोग देखेंगे, तो आपको यह समझना होगा कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है। तो लोक साहित्य मौखिक और सामूहिक होता है, यह आपको पता है, जबकि शिष्ट साहित्य जो होता है वो लिखित होता है और यह व्यक्तिगत होता है। लोक साहित्य में रचनाकार और रचनाकाल ये अज्ञात होता है, जबकि शिष्ट साहित्य में रचनाकाल और रचनाकार ये दोनों ज्ञात होते हैं, ये दोनों का पता होता है ना। तो दोनों के बीच की सीमाओं और एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है ना। दोनों में अंतर क्या है ये भी हम लोग सीखेंगे। फिर आगे है सांस्कृतिक संबंध, यानी लोक संस्कृति और लोक साहित्य का आपसी संबंध और महत्व, कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य इसका महत्व। तो सांस्कृतिक पहचान में जब लोक साहित्य किसी प्रकार की किसी समुदाय की संस्कृति, खान पान और रहन सहन को सुरक्षित रखता है ना। लोक साहित्य जो है किसी प्रकार किसी समुदाय की संस्कृति, उसकी खान पान और रहन सहन को सुरक्षित रखता है। तो लोक साहित्य और लोक संस्कृति का आपसी संबंध देखेंगे और इसके महत्वों को समझेंगे। मूल्यों का संरक्षण, यह समाज के नैतिक मूल्यों और इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में क्या भूमिका निभाता है, इसका अध्ययन यहां पे किया जाता है। क्लियर हो गया? ये थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि जाना पहचाना सा लग रहा होगा इकाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखा है। इस इकाई को देखिए, पढ़ते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अपने क्षेत्र में जो प्रचलित लोकगीतों या कहावतों को याद करें। इससे आपकी किताबी सिद्धांतों को समझने में बहुत आसानी होगी। मंत्रों और लोक गाथाओं वाले हिस्से पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहां से तकनीकी प्रश्न जो वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं छठे अध्याय की। छठे इकाई पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हम लोग को पढ़ना है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की संस्कृति, संस्कृति एवं उसके आयाम। मुख्य रूप में इसकी चर्चा हम लोग यहां पे इस इकाई में करते हैं। यह इकाई आपको झारखंड के पर्व त्योहार और उसके रीति रिवाजों की गहराई में ले जाती है। तो मुख्य रूप में यहां पे क्या हम लोगों को पढ़ना है, यहां पे हम लोग देखेंगे कि झारखंड और उसके पार्श्व प्रदेश की जो जनजाति और सदान है, उनके जो पर्व त्योहार और रीति रिवाज है, उनको हमें गहराई से जो वो देखना है, पढ़ना है, समझना है। क्लियर हो गया? इकाई 6 जो है ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही जीवंत हिस्सा है, क्योंकि यह केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आपके आसपास के समाज और उसकी जीवन शैली का एक प्रतिबिंब का काम करता है। इसमें आपको संस्कृति को एक व्यवस्था के रूप में समझना होगा, जो झारखंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों के जनजातीय एवं क्षेत्रीय समुदायों को विशिष्ट पहचान देती है।
यहां पे तो सबसे पहला टॉपिक ही दे रखा है आपको, संस्कृति का परिचय, है ना। तो यहां पे क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा, इसके महत्व और इसकी विशिष्ट विशेषताएं। तो जब परिभाषा की बात करें, सबसे पहले सवाल यही उठेगा कि संस्कृति है क्या। पहला तो सवाल यही आपके मन में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संस्कृति क्या है, यह किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो वो चली आ रही है, और समाज के अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। यह भी हम लोग यहां पे देखेंगे कि समाज के अस्तित्व के लिए यह क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन हमें यहां पे करना है। जब हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो जनजातीय और क्षेत्रीय संस्कृति की अपनी एक अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रकृति के साथ में गहरा जुड़ाव, सामूहिकता की भावना, प्रकृति के साथ बड़ा सुंदर जुड़ाव आपको दिखेगा। जब भी यहां के संस्कृति की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, बड़ा ही सरल खान पान होगा, आप देखेंगे। जब आप झारखंड की संस्कृति को आप जब ध्यान से आप देखेंगे तो यहां का जो खान पान है, रहन सहन है, उनका जो पहनावा है, ये सब देखेंगे बड़ा ही सरल आपको दिखेगा, है ना। तो सबसे पहला पहले जो इसकी विशेषताएं जो आपको देखने को मिलते हैं वो है प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव। दूसरा है सामूहिकता की भावना और सरलता। आपको इन विशिष्ट गुणों को समझना होगा कि किस प्रकार से ये हमारे लिए काम करता है, किस प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम करता है। यहां पे किसी एक की बात ना करके सामूहिक रूप से सभी की बात करता है, और ये बड़ा सहज और सरल भाव से हम लोग जो वो चीजों को समझ पाते हैं। सामाजिक उत्सव जहां पे पर्व त्योहार, जतरा और मेलों का सांस्कृतिक महत्व। तो देखिए, पर्व और त्योहार, झारखंड की संस्कृति में सरहुल, करमा, सोहराय, टुसु, बाहा जैसे पर्वों का बहुत महत्व है। आपको इन पर्वों के पीछे की कथाएं, मनाए जाने का जो समय है और उनसे जुड़ी हुई कुछ विधियों को आपको जो वो पढ़ना होगा कि कोई भी पर्व त्योहार जो मनाया जा रहा है वो क्यों मनाया जाता है। कर्मा पर्व है तो क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कथा है ना भाई। कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों की कहानी है, दो कथा है ना। मनाए जाने का समय, कर्मा कब मनाया जाता है, कर्म पर्व कखन मनवल जा है, तो भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। और उनसे जुड़ी विधियों को पढ़ना होगा कि इस पर्व को मनाने का क्या क्या विधि है। सरहुल मनाने का क्या विधान है, कैसे सरहुल पर्व को मनाते हैं, सोहराय कैसे मनाते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहां पे सीखेंगे। जतरा और मेला, तो जतरा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक केंद्र होता है ना। जतरा जो है और मेला जो है, माना जाता है कि लोग वहां पे तो एकदम मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन नहीं, यह केवल मनोरंजन का एक जगह नहीं होता है, बल्कि यहां पे सामाजिक मेल मिलाप होता है। समाज के हर हिस्से के लोग यहां पे आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, और इसका जो केंद्र होता है वो जतरा होता है या मेला होता है ना। आपको आपके क्षेत्र के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में आपको जानकारी जुटानी होगी। आपके क्षेत्र में यानी झारखंड पूरे आपको ध्यान में रखना है। हम शुरुआत में ही बोल दिए कि जब आप पूरे इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें से आपको झारखंड को जो वो केंद्र में रख करके आपको पढ़ना है। अब यहां पे है जीवन शैली और रहन सहन।
तो यहां पे खान पान, रहन सहन और सामाजिक व्यवहार के तरीके, ये हम लोग यहां पे सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खान पान की। तो स्थानीय जनजाति और क्षेत्रीय खान पान की विविधता, पारंपरिक भोजन, बहुत सारे भोजन है ना झारखंड के पारंपरिक, डोसा, हड़िया, पीठा, बहुत ऐसे व्यंजन है जो कि काफी चर्चित होता है। कई बार सवाल भी पूछा जाता है यहां से। पीठा पर्व, पीठा कखन बनवल जा है, कौन पर्व में बनवल जा है ना, मकर संक्रांति के समय पीठा बनाया जाता है। हड़िया देखेंगे कि आदिवासियों का यह प्रमुख पेय पदार्थ होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और उनके औषधीय महत्व को भी यहां पे हम लोगों को समझना है। रहन सहन यानी पारंपरिक घरों की जो बनावट होती है वो किस प्रकार से है, उनके पहनावा किस प्रकार से, उनका आभूषण कैसा है, और दैनिक जीवन की आदतों का अध्ययन यहां पे जो वो शामिल है। तो ये सारी चीजें हम लोग जीवन शैली में पढ़ेंगे। जब हम लोग बात करते हैं रीति रिवाज की, है ना, रीति रिवाज की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़ी विभिन्न रस्में और सामाजिक व्यवस्थाएं को हम लोग यहां पे शामिल करते हैं। सामाजिक व्यवहार, जैसे समाज में बड़ों का सम्मान करना, मेहमान नवाजी और आपसी सहयोग से जो अलिखित नियम हैं उनके बारे में हमें यहां पे पढ़ना होगा। रीति रिवाज यानी संस्कार, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के विभिन्न संस्कार हैं। विवाह की विभिन्न पद्धतियां हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ रस्में हैं। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी जानकारी यहां पे एकत्रित करके यहां पे इन सभी चीजों का अध्ययन हमें जो वो करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद में है व्यवस्थागत आयाम या व्यवस्थागत संरचनाएं। इस खंड में क्या है ना कि मूल रूप से आपको समाज को चलाने वाली जो आंतरिक प्रणाली है उनको समझना है। जनजातीय क्षेत्रों की आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को आपको समझना है। सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था क्या है? पारंपरिक हाट बाजार है, कृषि पद्धतियां है और वन उपज है, इस पर आधारित अर्थव्यवस्था है। झारखंड की जब आप देखेंगे कि यहां की आर्थिक व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो ज्यादातर यहां की जो आर्थिक स्थिति है वो किस पर टिकी हुई होती है? या तो कृषि पर आधारित है, या तो फिर वन से। आपने देखा होगा कि जनजाति या आदिवासी लोग जो है वो क्या करते हैं, वन से जितना भी उपज होता है उनको जो वो अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वन से कई सारी चीज जंगल से लाते हैं और वो अपनी जीविकोपार्जन का अपना साधन बनाते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था में गीत, नृत्य और कहानियों के माध्यम से समाज अपनी पहचान कैसे बनाए रखता है, इसकी बात हम लोग करेंगे, है ना, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। और धार्मिक व्यवस्था जब बात करेंगे तो यहां पे सरना धर्म, पूर्वज पूजा, विभिन्न देवी देवताओं जैसे कि सिंगबोंगा, धर्मेश आदि और धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति को हम लोग यहां पे सीखेंगे। जब हम लोग इस इकाई को पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग छठे इकाई को पढ़ेंगे तो यहां पे विशेष ध्यान हमें क्या रखना है? इस इकाई को पढ़ते समय सबसे पहले आप अपनी यादों का सहारा लें। जैसे जब आप पर्व त्योहार पढ़ें तो सोचें कि आपके गांव या क्षेत्र में वह त्योहार कैसे मनाया जाता है ना। इससे आपको क्या है कि उसकी विशेषताओं को जो वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीजें जो वो अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 7वें अध्याय की, 7वें इकाई की। 7वें इकाई पे हम लोगों को पढ़ना है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं।
इसमें हम झारखंड के पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्र और खूबसूरत भित्ति चित्रों में सोहराय, कोहबर आदि के बारे में विस्तार से हम लोग यहां पे जानेंगे। देखिए इकाई 7 जो है यानी यूनिट 7 जो है ये आपके सिलेबस का वह हिस्सा है जो झारखंड के दृश्य और श्रव्य, दृश्य हो गया मतलब जो देखने योग्य हो, और श्रव्य मतलब जो सुनने वाली है, ये दोनों की सुंदरता को ये समेटा हुआ है। इसमें आपको यहां की मिट्टी से जुड़ी कलाओं, संगीत की गूंज और पारंपरिक शिल्प कला के बारे में पढ़ना है। यह इकाई न केवल कलात्मक है बल्कि तकनीकी भी है, क्योंकि इसमें आधुनिक संचार माध्यम जैसे कि रेडियो, टीवी आदि की भूमिका को भी शामिल किया गया है। सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है टॉपिक संगीत व नृत्य, संगीत एवं नृत्य। तो संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा यहां पे आपको देखने को मिलता है झारखंड में। पारंपरिक संगीत की राग रागिनियां, आपको झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संगीत की राग और रागिनियों का अध्ययन करना होगा। इसमें ऋतुओं और उत्सवों के अनुसार गाए जाने वाले विशिष्ट रागों की समझ विकसित करनी होगी कि किस ऋतु में और किस उत्सव में कौन से राग की, है ना, कौन से राग के संगीत व नृत्य संगीत है, ये सब आपको ध्यान देना रखना होगा। तो नृत्य शैलियां और उनके वाद्य यंत्र की चर्चा भी यहां पे करनी है। नृत्य शैलियां में क्या देखेंगे, झारखंड नृत्य प्रधान क्षेत्र है। यहां के प्रमुख नृत्यों में छौ, पायका, कर्मा और झूमर की शैलियां है। उनके प्रदर्शन के समय और उनके पीछे के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को हमें जो वो पढ़ना होगा। किसके पीछे के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, यह भी हमें जो वो देखना होगा। वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो काफी वाद्य यंत्र यहां पे है। संगीत के बिना पता ही है कि सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो आपको यहां के पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे कि मांदर, नगाड़ा, ढोल, बांसुरी, सारंगी जैसे कई सारे वाद्य यंत्रों की चर्चा है। हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है झारखंड का वो है मांदर, है ना। मांदर जो वो झारखंड की प्रमुख वाद्य यंत्र मानी जाती है। बाकी के वाद्य यंत्रों में भी यहां पे देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, है ना, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। इसके प्रकार देखेंगे, जितने भी वाद्य यंत्र है उनके प्रकार, उनकी किस प्रकार से बनावट है, उसके बनावट को हम लोग सीखेंगे। जैसे मांदर है तो मांदर में भी एक तरफ देखेंगे कि पतला मुंह होता है, एक तरफ चौड़ी मुंह होती है। दोनों के पीछे क्या कारण है भाई, उसका अलग अलग नाम भी है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। और उनके उपयोग के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, है ना, कि इसका उपयोग क्या है, कहां पे है, कब इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रदर्शन कला और मीडिया। प्रदर्शन कलाओं का स्वरूप और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में उनकी क्या भूमिका है। अब देखिए प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स, मंच पर कलाओं का प्रदर्शन कैसे किया जाता है और इसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी जानकारी आपको यहां पर लेनी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका क्या है, जैसे कि जनजातीय कलाओं को जन जन तक पहुंचाने में रेडियो और टीवी की क्या भूमिका है, इसे हमें जो पढ़ना है। इसमें प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग कैसे होता है, इसके सिद्धांत और इसके प्रयोगों का अध्ययन भी इसमें शामिल है। क्लियर हो गया। दृश्य कलाएं, तीसरा आपको जो दे रखा है वो है दृश्य कलाएं यानी पेंटिंग। अब यहां पे हम लोग भित्ति चित्र की बात करते हैं, कोहबर चित्र और चित्रकला की अन्य शैलियों की हम लोग यहां पे बात करेंगे। झारखंड की चित्रकला जो वो अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
है ना। इसी वजह से तो जीआई टैग तक भी मिला है। कोहबर आपने पढ़ा होगा। भित्ति चित्र और कोहबर तो दीवारों पर बनाई जाने वाली जो पारंपरिक चित्रकारी है और विवाह के समय बनाई जाने वाली जो कोहबर चित्रकला है, इसकी बारीकियों को हमें जो वो समझना होगा। सोहराय चित्रकला पशुओं और प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाने वाली सोहराय चित्रकला के प्रतीकों और रंगों के महत्व को हमें जो वो यहां पे पढ़ना है। क्लियर हो गया। फिर आता है शिल्प एवं निर्माण कला। आगे जो आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए दे रखा है वो है शिल्प और निर्माण कला। इस खंड में आपको यहां के निवासियों की तकनीकी और रचनात्मक कुशलता का अध्ययन करना है। इस खंड में मुख्य रूप में यहां के निवासियों की जो तकनीकी और रचनात्मक कुशलता है उसका अध्ययन करना है। जैसे काष्ठ कला, काष्ठ कला और पाषाण कला यानी लकड़ी और पत्थर पर नक्काशी की जो पारंपरिक कलाएं हैं, इन्हें हमें जो वो सीखना है, देखना है और इसे हमें जो वो पढ़ना होगा। धातु कला और रेशम कला, धातु शिल्प जैसे कि डोकरा कला आपने सुना होगा। इसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो हम लोग यहां पे काफी अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को। फिर रेशम कला, रेशम जैसे तसर रेशम से जुड़ी हुई कलाओं का अध्ययन हम लोग यहां पे करेंगे। उसके बाद है निर्माण, गृह निर्माण की पारंपरिक कला। गृह निर्माण कला मिट्टी के घरों की बनावट जो होती है, उनके वेंटिलेशन और उनके निर्माण की जो पारंपरिक तकनीक है, उन्हें हम लोग जो वो समझेंगे कि जब यहां के मिट्टी के घरों की जो बनावट देखेंगे तो वो कैसा है, वो भी एक कला ही है। उनके वेंटिलेशन और निर्माण की जो पारंपरिक तकनीक है, इसे हम लोग सीखेंगे। फिर अगले पॉइंट पे दे रखा है वो है पाक कला, क्षेत्र की पारंपरिक भोजन बनाने की कला और अन्य लघु कलाएं। तो जब पाक कला की बात करते हैं तो पारंपरिक भोजन बनाने की जो विधियां हैं, यहां के स्थानीय मसालों का प्रयोग और भोजन संरक्षण की जो पुरानी तकनीकें हैं, यह भी जो वो इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अब देखिए, जब हम लोग इस इकाई को पढ़ेंगे तो इस इकाई की तैयारी के लिए आपको क्या करना है कि विभिन्न वाद्य यंत्रों और चित्रों की एक सूची आपको बनाना होगा। ऐसे तो हम देंगे ही, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ चीजें हम आपको बतला दे रहे हैं। यदि संभव हो तो स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन या उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को करीब से देखें। आकाशवाणी और दूरदर्शन वाले भाग के लिए आप यह ध्यान रखें कि ये माध्यम जो वो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण में जो वो कैसे मदद कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझना होगा, है ना। चलिए अगले इकाई पे हम लोग आते हैं, इकाई 8। 8वें यूनिट पे हम लोगों को जो पढ़ना है वो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद्य साहित्य। इसमें हम गीतों, कविताओं और खंड काव्यों के रचना विधान के बारे में जानेंगे। देखिए, इकाई 8 जो है वो आपके पूरे सिलेबस का वह खंड है जो पूरी तरह से भावनाओं और कल्पनाओं के संसार से जुड़ा हुआ है, यानी पद्य पर केंद्रित है, यानी पोएट्री पर केंद्रित है। यहां आपको केवल कविताएं पढ़नी ही नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि एक अच्छी कविता या गीत का निर्माण कैसे होता है ना। यहां पे सिर्फ ये नहीं, आपको यहां पे सिर्फ कविताएं पढ़ना नहीं है, बल्कि यह भी आपको यहां पे समझना है कि एक अच्छी कविता या गीत का निर्माण कैसे होता है। इसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के काव्य के पूरे इतिहास को जो यहां पे हम लोग समेटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट में दे रखा है पद्य विधाओं का स्वरूप, है ना।
पद्य साहित्य के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं और उनके रचना विधान है, उनको हम लोग देखेंगे। तो पद्य का अर्थ केवल यहां पे तुकबंदी नहीं है, आपको इसके अलग अलग रूपों की गहराई और उनकी बनावट को आपको समझना होगा। जैसे कि गीत और कविता, तो जनजातीय समाज में आपने देखा होगा कि गीत और कविता दोनों में अंतर है। तो आपको यह भी जानना होगा कि जनजातीय समाज में गीत और कविता का क्या अंतर है, इसे जानना होगा। खंड काव्य और महाकाव्य, जब कोई कविता एक लंबी कहानी कहती है तो वह खंड काव्य या महाकाव्य का रूप ले लेती है। इनके लक्षणों और रचना की तकनीक जो है, इसको बारीकियों से अध्ययन करना है हम लोगों को, है ना। फिर अगला दे रखा है वो है मुक्तक काव्य और गीति नाट्य। मुक्तक काव्य, ऐसे काव्य जो किसी कहानी से बंधे नहीं होते हैं, उनको मुक्तक काव्य कहा जाता है। और वे नाटक जो गीतों के माध्यम से मंच पर दिखाए जाते हैं, उसे गीति नाट्य कहा जाता है। दोनों चीजों को ध्यान से याद रखेंगे, है ना, ध्यान दीजिए। मुक्तक काव्य कहता है कि वैसा काव्य, ऐसे काव्य जो किसी कहानी से बंधा हुआ नहीं होता है, इसी को हम लोग मुक्तक काव्य कहते हैं। और गीति नाट्य क्या हो गया? वे नाटक जो गीतों के माध्यम से मंचों पर दिखाया जाता है, वो गीति नाट्य कहलाता है। अब उनके स्वरूपों को हम लोगों को समझना होगा कि उनका क्या स्वरूप होता है। इनकी रचना विधान, तो इसमें छंद भी होता है, लय, बिंब और क्षेत्रीय भाषाओं के विशिष्ट काव्य शिल्प का अध्ययन जो वो इसमें शामिल है ना। इन सभी चीजों को हम लोगों को देखना होगा। उसके बाद में आता है वो है कालगत विकास, यानी पद्य साहित्य का विकास क्रम, या कह सकते हैं कि पद्य साहित्य का इतिहास। भाषाएं समय के साथ में बदलती है और उनके साथ में कविताएं भी बदलती है ना। जब भाषाएं समय के साथ में बदलती है तो उनके साथ में कविताएं भी बदलती है। आपको काव्य विकास को 3 मुख्य कालखंडों में पढ़ना है। सबसे पहले प्राचीन कविता, मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता। इन सभी कविताओं का ऐतिहासिक विकास क्रम या ऐतिहासिक विकास कालखंड आपको समझना होगा। सबसे पहले जब हम प्राचीन कविताओं की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से मौखिक परंपरा या लोक गाथाओं का प्रभाव होता है ना। जब आप प्राचीन कविताओं को उठा करके देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि मौखिक परंपरा में ज्यादातर कविताएं जो वो मौखिक परंपरा में है या लोक गाथाओं का प्रभाव दिखता है। लेकिन जैसे आप मध्यकालीन कविताओं में जाएंगे तो इस काल में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव जो वो काव्य पर कैसा पड़ा, ये हमें समझना होगा। और जब हम आधुनिक कविताओं की बात करते हैं तो आधुनिक काल में नए विषयों जैसे कि राजनीति, शोषण और पहचान का संघर्ष ने जो वो कविताओं में कैसे जगह बनाई, इन सभी चीजों का विस्तृत अध्ययन हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे भी, अध्ययन भी करेंगे। तो तीनों कालखंड के कविताओं में आपको अंतर यह दिखेगा कि पुराने समय जब प्राचीन काल की कविताओं को जब आप देखेंगे तो वो मौखिक परंपरा और लोक गाथाओं का प्रभाव से घिरा हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम मध्यकालीन कविताओं की बात करते हैं तो वहां पे धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव काव्य पर दिखता है। लेकिन जैसे आधुनिक कविताओं की बात करते हैं तो वहां पे नए विषय जैसे शामिल हो जाते हैं, जैसे कि राजनीति, शोषण, है ना। नहीं बोले कि जैसे 1947 के बाद का जो दौर आता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें, उसके पहले की जो भी काल होता है ना, 1947 के आजादी के पूर्व में भी, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के जो कालखंड जो माने जाते हैं, उस समय के जो
कविताओं को जब आप देखेंगे, है ना, उस समय के पद्य साहित्य को देखेंगे या गद्य साहित्य को देखेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। राजनीति, शोषण और पहचान का संघर्ष आपको इन सभी कविताओं में कैसे जगह बनाई, ये सारा चीज आप देख पाएंगे। उसके बाद में दिया है कवि एवं गीतकार, प्रमुख कवियों और गीतकारों का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक योगदान। अब देखिए, साहित्य को समझने के लिए उनके रचनाकारों को आपको जानना ही पड़ेगा। बिना रचनाकार को जाने हुए आप उनके साहित्य को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रमुख कवियों का जीवन, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के महान कवियों का जीवन परिचय, उनकी विचारधारा और उनकी प्रमुख जो बुक्स है, पोएम्स है, जो कविताएं है, इसकी सूची हमें जो वो तैयार करनी होगी और इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। गीतकारों का योगदान, विशेष रूप से उन गीतकारों के बारे में हमें पढ़ना है जिन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को एक नई दिशा दी है ना, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। कृतियों का विश्लेषण, प्रसिद्ध काव्य संग्रहों की विषय वस्तु और उनके प्रभाव का अध्ययन करना है हमें। अब देखिए, जब हम इस इकाई को पढ़ेंगे तो प्रत्येक भाषा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम इस अध्याय की बात करते हैं तो इस अध्याय को पढ़ते, इस इकाई को पढ़ते समय प्रत्येक भाषा जैसे कि संथाली, मुंडारी, नागपुरी आदि के कम से कम आपको एक एक प्रमुख कवि, हालांकि हम पूरा इसका लिस्ट ही देंगे हम आपको, उनके प्रमुख कवियां और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उनके नाम हम लोग जो वो पूरा एक लिस्ट ही देंगे। ये अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में आपसे जो वो परीक्षा में मैचिंग क्वेश्चंस के रूप में जो वो पूछ लिया जाता है। किस कविता को कौन कवि है, इस कविता के कवि कौन है, इस किताब के कवि कौन है ना, वहां से डायरेक्टली सवाल जो वो मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए सवाल जो वो पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो 8वें अध्याय में हम लोग पद्य साहित्य की बात किए, बस 9वें अध्याय में कुछ नहीं, हम लोग यहां पे गद्य साहित्य की बात करेंगे, है ना। जब हम लोग 9वें अध्याय पे आते हैं, 9वें इकाई पे आते हैं, तो यहां पे हम लोग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के गद्य साहित्य की बात करते हैं। इसमें हम कहानियां, नाटक और उपन्यासों के विकास और उनके रचनाकारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, इकाई 9 जो है वो गद्य साहित्य यानी प्रोज पर केंद्रित है, यानी गद्य साहित्य पर केंद्रित है ये इकाई पूरा। यहां पद्य भावनाओं और लय का खेल है ना, यहां पे पद्य भावनाओं और लय का खेल है। वहीं गद्य जो वो तर्क और यथार्थ और विस्तृत वर्णन की विधा है। जहां पर हम पद्य जो है वो भावनाओं और लय का खेल होता है, यानी जहां पे हम पद्य में भावनाओं की बात करते हैं और लय की बात करते हैं, तो वहीं पे गद्य साहित्य में जब हम लोग आते हैं तो यहां पे तर्क, यथार्थ और उसके विस्तृत वर्णन की बात करते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में गद्य का विकास पद्य की तुलना में बाद में हुआ, है ना। जब आप देखेंगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में गद्य का जो विकास हुआ वो पद्य की तुलना में बाद में हुआ, लेकिन यह आज भी क्या है, आज वो जो बहुत समृद्ध हो गया है। तो चलिए, इस इकाई में आपको हम गद्य की विभिन्न विधाओं के उदय, उनके विकास और उनकी तकनीकी बनावट को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यह इकाई जो वो, इस पूरी इकाई जो है ये गद्य साहित्य के ऐतिहासिक विकास, उसके साहित्य का स्वरूप, उसकी विधाएं और उसकी आलोचनात्मक और जीवनी साहित्य आदि की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके रचना विधानों की बात करेंगे और अंत में फिर हम लोग बात करेंगे 10वें अध्याय की। सबसे पहले आता है गद्य साहित्य का ऐतिहासिक विकास, है ना, गद्य साहित्य का ऐतिहासिक विकास।
तो इसकी विकास यात्रा आपको पढ़ना होगा। यहां पे यह पढ़ना होगा कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में गद्य लेखन की शुरुआत कैसे हुई। पहला सवाल तो यहीं से बनता है और सवाल भी यहां से पूछा जाएगा कि गद्य लेखन की शुरुआत कहां से हुई। कहानी, नाटक, उपन्यास आदि की विकास यात्रा हमें पढ़नी है। प्रमुख पड़ाव, कुछ पड़ावों की चर्चा करेंगे, जैसे कि मिशनरियों के आगमन, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और आधुनिक काल में बढ़ती साक्षरता ने गद्य को कैसे गति दी, इसका अध्ययन हमें करना है। और मुख्य विधाओं में जब हम लोग बात करेंगे तो कहानी, नाटक और उपन्यास के प्रारंभिक स्वरूप से लेकर के आज के आधुनिक स्वरूप तक के विकास को हमें जो वो यहां पे समझना है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं गद्य की विविध विधाएं। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ और बात करना चाहते हैं। कथा और दृश्य साहित्य के स्वरूप की बात करते हैं, है ना। इसके स्वरूप की बात करते हैं। देखिए, जब कहानी जो स्टोरी होता है तो कहानी का स्वरूप, इसके तत्व यानी कथा वस्तु, पात्र और संवाद और क्षेत्रीय भाषाओं की प्रमुख कहानियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। जब हम लोग नाटक की बात करते हैं तो नाटक का मंचन और लिखित स्वरूप, इसमें जनजातीय जीवन के संघर्षों को नाटकों के माध्यम से कैसे दिखाया गया है, यह हमें पढ़ना है। और जब हम लोग उपन्यास में आएंगे तो उपन्यास की जो विस्तृत संरचना है और उसके क्षेत्रीय भाषाओं के महत्वपूर्ण उपन्यासों की जो विषय वस्तु है, उसका विश्लेषण हम लोग यहां पे करेंगे। अब बात करते हैं इसके गद्य की विविध विधाओं की, है ना। कथेतर गद्य विधाएं, जिसको हम लोग नॉन फिक्शन प्रोज कहते हैं। इन विधाओं में लेखक जो वो अपने अनुभव और विचारों को साझा करते हैं, है ना। अनुभवों और विचारों को जो वो साझा करते हैं, है ना। तो यहां पे इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। जैसे कि निबंध, ऐसे जब आप देखेंगे तो यहां पे विचारों की प्रधानता वाले लेख और उनके रचना विधान का अध्ययन किया जाता है निबंध में। जब हम लोग यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे तो यहां पे यात्राओं के अनुभवों का साहित्यिक वर्णन होता है, ये हम लोग यात्रा वृत्तांत में देखते हैं। और जब संस्मरण और रेखा चित्र की बात करते हैं तो हम यहां पे देखेंगे कि अपनी यादों या किसी व्यक्ति के चरित्र को शब्दों के माध्यम से उकेरने की जो कला है, ये हम इनसे देखते हैं। और रिपोर्टाज जो होता है, ये होता है किसी घटना का आंखों देखा और प्रभावशाली वर्णन होता है ना। इन सब का स्वरूप भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से होती है ना। जैसे जैसे हम लोग चीजों को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो एक एक करके सब चीज स्पष्ट हो जाएंगे। अब है आलोचनात्मक साहित्य। अब देखिए, यहां पे कुछ कुछ शब्द आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि आलोचना, समालोचना, समीक्षा, ये सब चीज हम लोगों को परेशान करता है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि आलोचना, समालोचना, समीक्षा, ये सब किस प्रकार का शब्द है। किसी साहित्यिक कृति के गुण और उसके दोष का जो वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण करना, जनजातीय साहित्य की आलोचना की परंपरा को समझना यहां पे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी साहित्य की कृति के गुण और उसके दोष का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण करना, ये काम यहां पे हम लोग करेंगे, है ना। जीवनी, आलोचना, समालोचना और समीक्षा विधाओं का अध्ययन और रचना विधान। और जब जीवनी की बात करेंगे तो जीवनी किसी महान व्यक्तित्व के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रामाणिक विवरण जो हम लोग देते हैं वो जीवनी कहलाता है, जिसको हम लोग बायोग्राफी भी कहते हैं। अब है कि स्वरूप और रचना विधान। इसका स्वरूप, तकनीकी अध्ययन, ये थोड़ा सा है तकनीकी अध्ययन। जब हम लोग बात करते हैं यहां पे इन सभी विधाओं को लिखने के
क्या नियम और तरीके हैं। जैसे कि एक उपन्यास और एक कहानी की जो बनावट है उसमें क्या अंतर हो सकता है, लेखक किस शैली का उपयोग करता है। इन तकनीकी पहलुओं का अध्ययन यहां पे जो वो काफी अनिवार्य है और ये सारी चीजें हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं, है ना। अब देखिए, जब इस इकाई को तैयार करते समय हम लोग कुछ चीजों की बात करेंगे। प्रत्येक विधा में, प्रत्येक विधा जैसे कि उपन्यास, तो उपन्यास में देखेंगे कि पहला उपन्यास, नाटक जैसे पहला नाटक, कहानी तो पहली कहानी, तो इसके प्रथम रचना और उसके लेखक की एक सूची हम लोग तैयार करेंगे, वो हम आपको देंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है, यहां से सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा जाता है ना। वो कहां से आपको मिलेगा, कहां से, ये सारा काम हमारे ऊपर में छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। इसमें हम झारखंड के वीर क्रांतिकारियों, आगे जो 10वें अध्याय के अब हम लोग आ जाते हैं 10वें अध्याय पे। 10वां अध्याय है, यह है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। इस अध्याय में हम लोग क्या है कि झारखंड की जितने भी क्रांतिकारी हैं और साहित्य के जो पुरोधा है उनके जीवन और उनके योगदानों को हम लोग समझने वाले हैं। ये इकाई 10 है और ये आखिरी इकाई है। टोटल आपको 10 इकाई यानी 10 यूनिट में आपको पूरा सिलेबस जो वो दे रखा है। इकाई 10 इस पूरे पाठ्यक्रम का सबसे प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह उन महान विभूतियों पर केंद्रित है जिन्होंने झारखंड और उनके आसपास के क्षेत्रों की पहचान, स्वाधीनता और भाषाई अस्मिता के लिए अपना जीवन जो वो पूरा समर्पित कर दिया। इस इकाई में मुख्य रूप से आपको इन महापुरुषों की जीवनी, उनकी प्रमुख कृतियां और उनके ऐतिहासिक योगदान का गहन अध्ययन करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन्हें जो वो कुछ श्रेणियों में जो वो विभाजित करके रखा हुआ है। आइए थोड़ा सा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। वहां पे सिलेबस में तो आपको डायरेक्टली नाम दे दिया है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम लोग क्या किए कि इसे अलग अलग श्रेणी में बांट दिए। जैसे ऐतिहासिक क्रांतिकारी, यहां पे आपको बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे ऐतिहासिक क्रांतिकारी के बारे में आपको पढ़ना है। तो वही कुछ स्वाधीनता सेनानी और नेता के बारे में आपको पढ़ना, जैसे कि शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, तेलंगा खड़िया, पोटो सरदार, गया मुंडा, इनके बारे में। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व, एनी होरो, विनोद बिहारी महतो, कार्तिक उरांव और जयपाल सिंह मुंडा। तो कुछ साहित्यकार और विद्वानों के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, लाखो बोदरा, रामदास टूडू और साधुराम चांद मुर्मू। इनका क्या योगदान है, इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में अन्य कुछ प्रमुख विभूतियों में लाड़ो जोको और परमवीर अल्बर्ट एक्का और अन्य महापुरुषों की जीवनी, कृतियां और उनके योगदानों की हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इन व्यक्तित्वों ने, जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्रांतिकारियों की, ऐतिहासिक क्रांतिकारियों की, तो इन्होंने किस प्रकार से ब्रिटिश शासन और दमन के विरोध में जो वो सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये सारी चीजें आप यहां पे देख पाएंगे। जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, तो आपको पता होगा उलगुलान आंदोलन के प्रणेता, उनके धार्मिक और राजनीतिक विचार आदि हम लोग यहां पे सीखेंगे। जब हम लोग बात करते हैं वीर बुद्धू भगत की, तो वीर बुद्धू भगत तेलंगा खड़िया और पोटो सरदार ये स्थानीय विद्रोहों और गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करता माने जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं तिलका मांझी की, तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम ज्ञात आदिवासी नेता माने जाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं सिद्धू कान्हू की और चांद भैरव की, तो ये संथाल होल या संथाल विद्रोह के नायक के रूप में उभर करके आए हैं। वहीं बात करते हैं शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, ये 1857 के विद्रोह के दौरान इस क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी माने जाते हैं। तो वहीं परमवीर अल्बर्ट एक्का की बात करें तो 1971 के युद्ध के नायक और उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के रूप में मानी जाती है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इनके सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक नेतृत्व को हम लोग देखेंगे, है ना।
जब हम लोग सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक नेतृत्व की बात करते हैं तो यहां पे जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं, मरांग गोमके, कार्तिक उरांव और एनी होरो, जो कि इन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो वहीं विनोद बिहारी महतो की बात करें तो ये झारखंड आंदोलन के बौद्धिक स्तंभ के रूप में, यानी पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले नेता के रूप में माने जाते हैं। लाड़ो जोको, जो कि हो समाज और संस्कृति के संरक्षण में उनका विशिष्ट योगदान माना जाता है, उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यहीं पे कुछ भाषाई, सांस्कृतिक और साहित्यिक पुरोधा के रूप में हम लोग देखेंगे, जैसे कि पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी के आविष्कारक माने जाते हैं। तो वही लाको बोदरा जो है ना, लाको बोदरा जो है ये वारंचिती, जो हो भाषा की लिपि है, इसके विकास में इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में हम बता ही दिए आपको, ये संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी के आविष्कारक माने जाते हैं। तो वहीं डॉक्टर रामदयाल मुंडा की बात करें तो ये पद्मश्री से सम्मानित विद्वान हैं, जिन्होंने मुंडारी संस्कृति और कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान जो वो इन्होंने छोड़े, और इस मुंडारी संस्कृति और कला को जो वो अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। रामदास टूडू और साधुराम चांद मुर्मू, ये संथाली साहित्य के विकास में उनका जो योगदान माना जाता है वो काफी रचनात्मक योगदान है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अध्ययन के स्तर पर अगर कहीं पढ़ने के क्रम में हम लोग जो देखने वाले हैं, इसके लिए क्या क्या हम लोगों को महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप परीक्षा की तैयारी के दौरान इन महापुरुषों के बारे में जब आप जानकारी जुटाएंगे तो सबसे पहले इनके जन्म और स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब और कहां पे हुआ, उनकी कृतियां, यदि वे लेखक थे तो उनकी कौन सी किताबों के नाम है, उनकी भाषा क्या है, पुरस्कार और सम्मान, उन्हें मिलने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मान कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक कुछ तिथियां आपको याद रखने होंगे कि उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन या महत्वपूर्ण घटनाओं के वर्ष को आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे जब आप 10वीं इकाई को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने मिलकर जो आपके इस पूरे बड़े सिलेबस को, जो पूरा 10 इकाइयों में बटा हुआ है, जो काफी विस्तृत देखने में लगता है, इसको हम लोगों ने पूरे 10 इकाइयों को एकदम विस्तार से समझ लिया है। यह विषय सूची और विश्लेषण आपकी जो वो तैयारी के लिए एक ठोस रोडमैप का काम करेगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अब यहां से बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो गए होंगे कि हमें आखिर में किन किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इस पे भी हम लोग जल्द ही एक क्लास लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे और उसे भी हम लोग देखेंगे कि आपको कहां कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बाकी के हम नोट्स आपको देंगे ही, क्लासेस आपको देंगे ही, लेक्चर आपको देंगे, थ्योरी क्लास देंगे, उसका एमसीक्यू क्लास देंगे, फिर इसके टेस्ट हम आपको देंगे। तो वो सारी चीजें जब हम देंगे तो वो सारा चीज आपके सब कुछ क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की अगर आपको क्लासेस इसका ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन खोरठा किंग ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। खोरठा किंग ऑफिशियल, ये प्ले स्टोर में आप सर्च करिएगा, यहां से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी प्रकार से अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी के अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी जानकारी है वो आपको सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये पूरा सिलेबस आपको 2 परीक्षा के लिए काम देने वाला है। एक तो आपके जेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और दूसरा है ये नेट के लिए, है ना, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए, ये दोनों के लिए क्षेत्रीय एवं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लिए ये आपके काम आएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप इस जो दिया गया नंबर था उसमें आप संपर्क कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।